में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और अब बारी है दूसरे और तीसरे चरण की। आप बता दें कि 7 मई को तीसरा चरण का चुनाव होने वाला है और मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ यहाँ पर जो है तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और यहाँ पर काफी तैयारी चल रही है। हालांकि अधिकतर जो क्षेत्र है वहां पर भाजपा का गढ़ है और भाजपा वहां पर लगातार जीतती आई है। लेकिन अगर हम बात करें गुना, राजगढ़ और सागर की, तो वहां पर राजनीतिक समीकरण क्या है? क्या भाजपा का जो परंपरागत कब्जा है वो बरकरार रहने वाला है या कांग्रेस वहां पर किसी तरह की कोई रणनीति के तहत अब दांव पलट सकती है? क्या असलियत है, वहां की जनता क्या चाहती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है गुना से राजेश जोशी जी। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद है राजगढ़ से गुफरान जी, और गुफरान जी आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद है सागर से मुकुल शुक्ला जी। मुकुल जी, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, गुना चूंकि बहुत इस वक्त पूरे प्रदेश की एक ऐसी सीट बन गई है जो हॉट सीट कही जा रही है और वहां पर चूंकि सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पिछली बार कांग्रेस में थे और वहां पर हार गए थे, इस बार भाजपा में मिला है उन्हें। क्या स्थिति है? और उनके सामने जो है यादवेंद्र सिंह यादव है, यादवेंद्र सिंह यादव थे, अब कांग्रेस में, तो ये दोनों तो जिस जनता समीकरण बन रहा है, तो क्या लग रहा है आज अब स्थिति क्या है? जनता का मन किस ओर जा रहा है? सर, जनता की मन की अगर बात करें तो यह बता पाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि जनता क्या निर्णय लेगी। और वर्तमान स्थिति मोदी जी को देखते हुए, मोदी जी को लाडली बहना योजना जो चल रही है और राम मंदिर का जो मुद्दा अहम भूमिका से रहा है, उसको देखें तो कहीं ना कहीं हिंदू तत्व राम राज्य की स्थापना हुई है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्लस लगता है कि भाजपा को ना अपना शिंदे जी से समर्थन जनता को मिलेगा। और जनता का मन भी है और कई जानकारी सूत्रों से जुटाती है और पता चलता है कि यादव समाज है, हरिजन है, एससी है, SC ST है, तो दल दिखता है तो कहीं ना कहीं वोटों को आंकड़ा दिखता है, तो उनको मन को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देता है लोगों को कि ये क्या निर्णय हो क्या नहीं हुआ। पर आने वाला समय ही बताएगा कि निर्णय क्या हुआ। और जो काम इस तरह बीजेपी ने किए हैं वो वर्तमान में दिख रहा है। रोडों को जाल की बात करें और 75 साल में जो काम नहीं हुए वो हमको दिख रहा है। इस तरह से प्रोग्रेस हो रही है गुना हमारे मध्य प्रदेश में। और सिंधिया जी ने हमारे लिए गुना के लिए नेटवर्क भी दिया है और मेडिकल कॉलेज की सौगाती मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ये जानकारियां मिल रही है, हॉस्पिटल में सुविधाएं बहुत की हुई है। और जो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी सिटी स्कैनिंग मशीन है जो डिजिटल है, वो गुना में आ गई और चालू भी हो गई है। उसका लाभ भी जनता को कहीं ना कहीं मिल रहा है सर। जी, लेकिन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें राजेश जी, तो पिछली बार चूंकि वो वहां से कांग्रेस से लड़े थे, उसके बाद में भाजपा में आ गए, लेकिन पिछली जो हार थी उनकी वो बड़ी हार थी। तो क्या कारण है? मतलब इस बार अगर भाजपा के पक्ष में माहौल दिख रहा है, तो सिंधिया जी की जो व्यक्तिगत छवि है वो कितनी काम करने वाली है? सिंधिया जी की व्यक्तिगत छवि की बात करें तो उसका कारण ये कि भाजपा को लाने वाले सिंधिया जी हैं। पूरा स्थापना भाजपा की सिंधिया जी ने ही की है, जिसको हम सब भली भांति जानते हैं। दूसरी, सिंधिया जी का पूरा परिवार, रानी साहिबा, स्वराज, लगातार हर परिवार छोटे बच्चे तक पे क्या पहुंच रहे हैं, हर घर में पहुंच रहे हैं। और युवाओं के लिए खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके बारे में ये पूरी तरह से उनको समझाइश दी जा रही है कि हम आपके हर परिवार के साथ थे, है और रहे। कहीं ना कहीं हमारे लिए आपको ये सब करना जी जरूरी है। ये थोड़ा सा राजेश जी, ये जो सीट है, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया परिवार राजघराने का हमेशा यहाँ पर वर्चस्व रहा है और यहाँ पर हमेशा किसी न किसी तरह से सिंधिया परिवार ही जीतता रहा है। लेकिन पिछली बार के हार का आप एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो क्या कारण हार का मुख्य कारण ये रहा कि सिंधिया जी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आम जनता को महाराष्ट्र अब तक नहीं पहुंचने देते। और अगर कोई कारण रहेगा तो वही मुख्य बिंदु यही रहेगा कि आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसकी सुनवाई नहीं होती है, जिसका विरोध होता है, उसके कारण ये सब सामने परिस्थितियां बनती है। कहीं ना कहीं जो लोग समर्थक है उनको गुमराह कर देते हैं और वहां तक समस्या का समाधान नहीं हो पाता। मुख्य कारण ये है सर। जी, चलिए राजेश जी, हम आपसे बातचीत करें। कुछ और भी सवाल हैं आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ में। राजगढ़ से गुफरान मंसूरी जी साथ में हमारे। गुफरान जी, चूंकि राजगढ़ भी अपने आप में एक बहुत विशिष्ट सीट हो गई है और वहां पर मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह,
वो मैदान में हैं। और उनके सामने अगर हम बात करें तो रोडमल नागर जी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का अपना एक वर्चस्व है, वो अपना एक नाम है, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता कहे जाते हैं, राजनीति में भी उनका बड़ा वर्चस्व है। क्या इस वक्त स्थिति कही जा सकती है राजगढ़ में? क्या हम ये मान लें कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह अपनी सीट बचा पाएंगे? राजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफी अभी अब दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यह वास्तविक में आपने सही कहा कि दिग्विजय सिंह का गढ़ रहा। यहाँ पर 2 बार पहले दिग्विजय सिंह जी सांसद रह चुके हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। उनके भाई 4 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लेकिन पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़के मोदी लहर के सहारे रोडमल जी नागर 14 का जो चुनाव है वो करीब 3.5 लाख वोट से जीते थे, और 19 का जो चुनाव है वो 4.5 लाख, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा अंतर होता है। 4.5 लाख वोट से कांग्रेस उम्मीदवार मोना सुस्तानी से उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से, क्योंकि वो कांग्रेस का एक बड़ा नाम है, बड़े चेहरे हैं, देश के नेता हैं, उनके मैदान में आने से जो कांग्रेस के लोग मायूस थे, घर बैठे हुए थे, उनमें भी जोश आगा, वो भी काम करने लगे। तो ये मुकाबला अगर माने तो काफी दिलचस्प राजगढ़ जिले में अब होने जा रहा है, और देखने को यही तस्वीर मिल रही है कि काफी जोश में कांग्रेस भी है और इधर बीजेपी मोदी जी के सहारे चुनाव मैदान में है। जी कफरान जी, अगर हम एनालिसिस करें जमीनी स्तर पर तो ऊंट किस करवट बैठ सकता है? मतलब चूंकि आपने रोडमल जो नागर है वो अपने आप में कद्दावर रहे हैं और उनकी जो जीत का अंतर है वो बहुत बड़ा होता रहा है, तो ऐसे में सिर्फ दिग्विजय सिंह का नाम आ जाने से क्या आपको लगता है कि अब बाजी पलट सकती है कांग्रेस इस पूरे मामले के बाद? अगर कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती है तो यही मानना पड़ेगा कि इसका मुख्य कारण यही है कि दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने से, क्योंकि दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले से काफी शुरुआती, अगर ये माने तो राजनीति पृष्ठभूमि राजगढ़ से ही शुरुआत हुई थी। 84 में 91 में सांसद रहे थे। शुरुआत राजनीति की रावगढ़ और चाचौड़ा से, राजगढ़ जिले से की उन्होंने। तो वो एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं, और जो कांग्रेस की मुख्य हारने की हमेशा जो वजह रहती है गुटबाजी, वो गुटबाजी दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने से, क्योंकि सारे जितने भी कांग्रेस के गुट हैं वो सारे दिग्विजय सिंह जी के ही है। सारे एक होकर अगर चुनाव मैदान में है, अगर कांग्रेस जीतती है तो इसके मुख्य वजह दिग्विजय सिंह का चुनाव लड़ना ही माना जाएगा, क्योंकि सारी कांग्रेस एकजुट होकर दिग्विजय सिंह के लिए काम कर रही है। जी कफरान जी, ये कितना सही है माना जा रहा है कि भाजपा मतलब दिग्विजय सिंह जो है चूंकि राजगढ़ में अब सीमित हो गए हैं तो वो कहीं और नहीं जा पा रहे हैं, तो भाजपा ने उन्हें घेर लिया है एक तरह से, और दिग्विजय सिंह का लाभ प्रदेश की जो दूसरी सीटें हैं तो कांग्रेस को वहां पर नहीं मिल पा रहा है। तो आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह पूरा समय जो है यहीं पर दे रहे हैं? बिल्कुल, ये चीज मानना पड़ेगी कि दिग्विजय सिंह जी अधिकतर समय जो है राजगढ़ लोकसभा में ही दे रहे हैं। वो पदयात्रा भी 10-10, 12-12 किलोमीटर की उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में अभी, और उसके बाद जनसंपर्क की अगर बात करें तो वो महिलाओं के बीच, लोगों के घरों में जाकर, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर, खेतों में बैठकर, कुएं में बैठकर जो एक जमीनी स्तर पे प्रचार है वो प्रचार कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वो अभी तक तो राजगढ़ जिले से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो जो अगर ये बीजेपी की अगर ये घेरने की अगर रणनीति है तो ये सार्थक दिखने को मिल रही है। जी जी जी, चलिए मुकुल जी हमारे साथ में, मुकुल जी से बात कर लेते हैं। मुकुल शुक्ला जी, सागर की भी अपनी एक अलग तरह की एक पैटर्न रहा है वहां का चुनाव का, और इस वक्त अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है? तो पिछली बार भाजपा ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, इस बार मैदान में कौन आमने सामने है और क्या इस वक्त रणनीति दिख रही है भाजपा की और कांग्रेस की? मुकुल जी। जी आपको बता दे सन 1996 से भाजपा का ये गढ़ रहा है। इस 96 से लगातार 4 सांसद चुनाव जीते, बीएन खटी। फिर अगले 4 चुनावों में बीजेपी ने 4 कैंडिडेट उतारे हैं। पहले उतारे थे भूपेंद्र सिंह, फिर उसके बाद नंबर दी लक्ष्मीनारायण यादव को,
फिर तीसरे नंबर पर राज बहादुर सिंह को उतारा था, अब उतारा है एक महिला कार्यकर्ता को जो जमीनी स्तर पर जुड़ी है, और उनका नाम लता वानखेड़े है, जो उन्हें अपने जी चुनाव शुरुआत सरपंच पंच के तौर पर शुरुआत की थी। जब से लगातार जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता है, अभी तक हर जो भी बीजेपी सरकार ने उनको दी है वो हर चुनौती पर खड़ी उतरी है। तो कहीं ना कहीं और कागज की बात करें तो उनको जिले भर में कहीं भी एक अच्छा सा कैंडिडेट नहीं मिल पाया। यूपी के हैं गुट्टा राजा बुंदेला, जो एक बाहुबली भी है और पैसे वाले भी, उनको सागर से उतारा गया है। तो ऑटोमेटिकली ऐसी 96 से लेकर अभी तक बीजेपी का गढ़ रहा है ये। और इसमें सबसे अहम बात है तो कांग्रेस का प्रत्याशी बाहरी है, वो अनजान है आम आदमियों से। इनके पास कांग्रेस का मुद्दे तो, लेकिन मुद्दे वो आम आदमी के पास लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी जो प्लस पॉइंट पे चल रही है, अब देख रहा है क्या कांग्रेस मुकुल जी क्या हम ये मान ले मुकुल जी कि कांग्रेस ने वहां पर ये स्वीकार कर लिया है कि ये कुछ सीटें जो मध्य प्रदेश में है वहां पर कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है। ऐसी सागर जो है यहाँ पर बुंदेला जी को उतार कर उन्होंने मान लिया है कि यहाँ तो संभव ही नहीं कि कांग्रेस जीत जाए। तो क्या आपको लगता है इसका लाभ जो है भाजपा को मिलने वाला है और इस बार जीत का अंतर और बड़ा हो सकता है? जी का बात करें तो जैसे अभी राजगढ़ वाले उनकी बात सुन रहे थे कि कांग्रेस शुरू से अभी तक गुटबाजी रही है। तो देख पा रहे हैं तो बुंदेला है कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके साथ भी कार्यकर्ता सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई तालमेल बैठा नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी के छोटा कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के इस महाचुनाव में हिस्सा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जीतने के मार्जिन और एक महिला प्रत्याशी जो जमीन से जुड़ी हुई है, सबको पता चल गया कि बीजेपी वालों ने जिस कार्यकर्ता को वोट दिया, टिकट दिया, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम लोग को भी इस पे चांस मिल सकते हैं। तो इसको देखते हुए आम कार्यकर्ता भी जोश खरोश से काम कर रहा है और आए दिन प्रचार चल रहा है। अब 24 तारीख को इसी सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री सागर आ रहे हैं, तो एक हफ्ते में दूसरे बुंदेलखंड में आ रहे हैं। सर जी, आपको लगता है प्रधानमंत्री के आने के बाद में चीजें बदलती हैं? वो जो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, वो अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की यात्राएं जो हैं वो बड़ा रोल अदा करती हैं भाजपा के पक्ष में? देखिए, आपको बता दें प्रधानमंत्री जो देश के कई पूरे मुल्क में एक आइकॉन के तौर पर भर रहे हैं, और जहां भी जा रहे कई लाखों की भीड़ हो रही है। उनको वोटर सुनने आता है, दूर दूर से सुनने आता है, और जो वो बोलते हैं उसको वो अपनी जो भीड़ दिखती है तो 80 से 90% पूरी वोट बीजेपी को चली जाती है। तो इसमें चाहे को बेरोजगारी हो, रोजगार हो, नौकरी हो, काम धाम हो, इन सबको मुद्दे को छोड़ के जाता है। सुबह की दिखता है मोदी को वोट देना अपन को, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो। तो कहीं ना मोदी जी की रैली का फायदा सबको मिलता है, और इसी को लेके बीजेपी आश्वस्त है कि मेरी जो सागर जिले की सबसे बड़ी जीत होने की संभावना। जी मुकुल जी, बुंदेला जी जो हैं वो किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? मतलब यदि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के? लास्ट क्वेश्चन पूछेगा। रोजगार, भ्रष्टाचार और जो महंगाई चल रही है वर्तमान, तो इसको लेके आम आदमी से बात कर रहे हैं। इस सरासर सबको पता है कि रोजगार भी कमी है, महंगाई भी वो बढ़ रही है, भ्रष्टाचार भी चल रहा है, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो आम आदमी के दिलो दिमाग में उतार नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस फील नजर आती है। चलिए राजेश जी से बात करते। राजेश जी, अगर हम मुद्दों की बात करें, गुना में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है? गुना में गठबंधन करके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जी, गठबंधन आम आदमी पार्टी से किया है। कल पूर्व विधायक ममता मीना जी द्वारा और राजा देवी सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और जो भी पार्टियां हैं उनको एकजुट होकर कांग्रेस अपना बाहुबल बढ़ा रही है और बीजेपी के सामने मैदान में है। जी, लेकिन कोई मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस जो जनता के सामने रख रही है, फिर वो सिंधिया जी के व्यक्तिगत छवि को लेकर हो या भाजपा को लेकर हो, ऐसे कोई मुद्दे प्रमुख रूप से उठा रही है कांग्रेस? वो अपना शपथ पत्र को वायदा कर रही है कि 1 लाख रुपए पर महिला को दिया जाएगा, और महंगाई में वृद्धि कम वृद्धि के उतार हुआ और बढ़ोतरी नहीं होगी, कटौती की जाएगी सामग्री को लेकर, बाजार को लेकर, महंगाई को लेकर उस पर राहत दी जाएगी, और हर महिला को 1 लाख रुपए साल में दिए जाएंगे, 8,000 रुपए नहीं। जी, तो आपको लगता है कि ये जो उनके वादे हैं ये आम जनता पर काम कर पाएंगे? अभी तक जो हुआ है वो हमारे सामने नजारा है कि लोगों ने विश्वास
करना बंद कर दिया। 75 साल की सरकार थी कांग्रेस की, उसको उखाड़ कर जी फेंक दिया है। वर्तमान नरेंद्र मोदी जी का पंचम लहरा रहा है, ये हम झुठला नहीं सकते, वो सबके सामने है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि 7 तारीख को निर्णय क्या होगा। 7 तारीख को मतदान जी हमारे यहाँ, 4 जून को आने वाला रिजल्ट बताएगा कि जी क्या जी चीजें बने। बाकी जानकारी ये भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना जी। पूरा पंचम लहराने के प्रयास में है। अब आने वाला निर्णय बताएगा। और चार यादवों की संख्या चार हमारे यहाँ 4 2.5 जून लाख का के करीब, इंतजार जरूर हम सबको करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। और चलिए गुफरान जी से बात, चार गुफरान मतलब जी, जी 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 राजेश जी, जी जी राजेश जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप। राजेश जी कुछ बता रहे थे, आप बताइए। जी सर। हेलो। जी जी, चलिए गुफरान जी से बात करते हैं। गुफरान मंसूरी जी, अ, अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें तो दिग्विजय जी सिंह और रोडमल नागर जी, दिग्विजय सिंह किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं वो आम जनता से कि आम जनता उनसे प्रभावित हो और उन्हें वोट दे? दिग्विजय सिंह जी की अगर बात करें तो वो लोगों के पास जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था 10 साल तक, तो मैंने जनपद में शिक्षा कर्मी, यहाँ के लोकल के लोगों को रोजगार दिया, लोकल के लोगों को नौकरियां दी, और मंडी, अस्पताल और कई ऐसे विकास कार्य किए हैं जो अभी तक 20 साल की सरकार में भाजपा ने नहीं किए हैं। मेरे द्वारा जो उनके द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य किए थे, उनको लोगों के बीच बता रहा है। और दूसरा एक इमोशनल कार्ड दिग्विजय सिंह जी ने ये भी खेला है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और वो राजगढ़ जिले से काफी जुड़े हुए हैं। तो मुख्य अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यही बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की बात अगर अपन करें तो वो उनका कहना है कि भ्रष्टाचार की बात ले लो, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, यहाँ का पलायन की स्थिति होती है, ये सारी चीजें। और किसानों के बीच में अगर वो जा रहा है तो ये बात कर रहा है कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, बाकी बीजेपी ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। कांग्रेस में प्रदेश की सरकार जब बनी थी तब हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर दिग्विजय सिंह मतदाताओं के घर घर पहुंच रहे हैं। और रोडमल नागर की हम बात करें तो वो कौन से प्रमुख मुद्दों की बात कर रहे हैं, या वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी इस पे से करते नजर आए हैं? रोडमल नागर जी की अगर हम बात करें तो वो मुख्य रूप से अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वो कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम जो बना है वो भाजपा की देन बताते हुए लोगों से ये बोल रहा है कि जहां राजगढ़ जिले में सूखा बोला जाता था, राजगढ़ जिले को यहाँ से पलायन होता था, आज हरित क्रांति यहाँ पर आई है। हर जगह पीने का पानी धीरे धीरे उपलब्ध होने लगा है, सिंचाई का भरपूर पानी उपलब्ध होने लगा है, और जो बंजर जमीन पड़ी हुई थी वहां हरियाली आई है, लोगों को रोजगार मिला है। दूसरा, भैंसवा सारंगपुर विधानसभा में जो भैंसवा माता जी में उन्होंने विकास कार्य किए मंदिर में, वो मुद्दे। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जो विकास कार्य किए हैं उन मुद्दों को लेकर। और राष्ट्रीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो धारा 370 है, राम मंदिर निर्माण है, और मोदी जी जो सरकार ने जो कार्य किए हैं उन मुद्दों को लेकर वो जाना है। जी, चलिए अच्छी बात है। आप तीनों ही जो है वो चूंकि सीनियर रिपोर्टर्स हैं और आपकी एक लंबी का अनुभव रहा है राजनीति में। गुफरान जी, अगर हम बात करें, पिछली बार 29 में से 28 सीट भाजपा लेकर आई थी। इस बार आपके अनुसार क्या लगता है, कुछ आंकड़ा कम हो सकता है या एक बढ़ सकता है? 29 की 29 सीटें आ सकती हैं या कुछ कम हो सकती है? गुफरान जी, अगर पूरे मध्य प्रदेश की जैसे साधना पे रोजाना खबरें और चर्चा हमारे संवाददाताओं के और बाकी अन्य मीडिया और बाकी लोगों की अगर चर्चा उसके हिसाब से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इस बार कांग्रेस की 1 या 2 सीट मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है। जी राजेश जी, आप क्या कह सकते हैं? क्या लगता है, 28, 29 या कुछ और? सर, तो 28 से 29 सीट रहेंगी, ये कंफर्म लग रहा है जी। और इंदिरा जी ने प्लस काम तो कांग्रेस कार्य में भी किए हमारे गुना में, मध्य प्रदेश में ही। तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास लगता है कि पहले भी काम किए तो आने वाले समय में ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो दिख रही है और आने वाला समय ही बता पाएगा। नहीं रत्नेश जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली बार भाजपा ने 29 में से 28 सीट जीते थी, तो इस बार क्या लगता है आपको,
28 होंगी, 29 होंगी या और कम होंगी? सर 28 सीटों आना संभव लग रहा है कि आएंगी इतनी तो। जी जी जी। चलिए मुकुल जी, आप क्या कहते हैं, 28, 29 या कुछ कम हो सकती है भाजपा की सीटें? हम अपन सीटों के बारे में बात करें तो 27 सीटें, 3 सीटों पे बीजेपी को नुकसान, 2 सीटों पे नुकसान दिख रहा है। एक तो दिग्विजय जी, सिंह, 2 सीट है, राघवगढ़ की, एक छिंदवाड़ा की, एक जम्मू लोकसभा सेंटर पे जहाँ बीजेपी बहुत कमजोर प्रशासन नजर आ रही है। तो कम से कम 2 सीटों 2 सीटों पे नुकसान होने को दिख रहा है पूरे एमपी भर में। तो चलिए मुकुल जी, गुफरान जी और राजेश जी, आपसे बातचीत हुई और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई। जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव के रूप में देख रहे होंगे, उन्हें तीनों जगहों का जो जमीनी हकीकत है वो समझ में आई होगी। और आप जो कह रहे हैं कि सीटें कुछ कम हो सकती है, या 28 हो सकती है, या 29 हो सकती है, बहरहाल निश्चित रूप से हमें 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब मतदान सामने आएगा, परिणाम सामने आएंगे और आम जनता का मन सामने आएगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए मध्य प्रदेश। नमस्कार।